वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका फेवरेट सब्बीर सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर लिए थे सिंगल बॉन्ड का। आज बात करेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसा सिंगल बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट कहेंगे किसको? जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट। चलिए, जब शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन का शेयर करके कोई बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, खुद से बात करते रहिए बेटा। हाँ ये ठीक है, आप सामने में नहीं है लेकिन आपसे अपने आप से बात करते रहिए, ठीक है। चलिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या था बाबू? जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अपना 4 इसके पास है, 3 को रखा रिजर्व, दूसरा कार्बन के पास भी 4 है, एक को ये क्या कर दिया? शेयर में लगा दिया, इधर से भी शेयर में, इधर से भी शेयर में। ठीक है बाबू। जब शेयरिंग करके बॉन्ड बनेगा, किसको शेयरिंग करेगा बाबू? इलेक्ट्रॉन को। तो इस बॉन्ड का नाम पड़ेगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा नॉन मेटल के बीच में बनेगा, याद रखिएगा। कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा नॉन मेटल के बीच में बनेगा, राइट। आई बात समझ में? चलिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है, अगला नॉन मेटल, दूसरा नॉन मेटल, यानी कार्बन भी नॉन मेटल, ये कार्बन भी नॉन मेटल, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाया उसी को हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? चलिए, जब एक बॉन्ड बना तो कितना इलेक्ट्रॉन बाबू? 1 पेयर। ये याद रखने वाली बात है। आई बात समझ में? चलिए, जब कोई नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाएगा उसी को हम लोग कहेंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह से डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेंगे बाबू? डबल बॉन्ड। ठीक है, जब कोई एलिमेंट या कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे का शेयर करके बॉन्ड बनाए तो क्या को बॉन्ड बना बाबू? एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, टोटल कितने बाबू? 2। तो इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं बाबू? डबल बॉन्ड कहते हैं। आए बात समझ में? ठीक ठीक उसी तरह से जब कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करे, कितने इलेक्ट्रॉन का? 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करे आपस में, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग। जब आपसी सहमति होगा तो ही शेयरिंग होता है, ये याद रखिएगा। जब म्यूचुअली शेयरिंग करने की कंडीशन में है कि हाँ हमको भी जरूरत, आपको भी जरूरत, कर लो। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जब बॉन्ड बनाएगा तो कितना बॉन्ड दिख रहा है बाबू? 3 बॉन्ड दिख रहा है। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहते हैं बाबू? हिंदी में बात कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं बाबू एकल आबंध। सिंगल बॉन्ड को एकल आबंध, डबल बॉन्ड दुई आबंध, ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये अभी अनमैरिड है, सिंगल। ठीक है बाबू। जब मैरिड हो जाए डबल, जब मैरिड में भी और मैरिड हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रिपल। आई बात समझ में? चले, तो यानी कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया कि जब नॉन मेटल आपस में जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जी बेटा, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड का नाम पड़ेगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर 3 तरह के हो गए। कौन कौन? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ में? चलिए, ये हम लोग सिंगल बॉन्ड तक कल चर्चा करके थे, आज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बता दिए। इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ेगा? कोवैलेंट। क्यों कोवैलेंट बनेगा? क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाया तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके बनाया। जब भी शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा उसी को हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? चलिए, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन के परिवार के बारे में। कार्बन के परिवार के बारे में। अब बेटा कार्बन है क्या बाबू? कार्बन। तो हमने क्या किया, इसको आपको लाने के लिए कार्बन के पास एलोट्रोप्स भी है, कार्बन के पास आइसोटॉप भी है। क्या है बाबू? आइसोटॉप्स भी है। आइसोटॉप्स आपको 9th क्लास में पढ़ना था, एलोट्रोप्स आपको क्लास 10 के अंदर पढ़ना है, इस चैप्टर में अंदर पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैं एक साथ इसलिए ला दिया हूं ताकि आपके दोनों कभी भी कुछ भी कोई पूछे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं तो ये चाहता हूं कि जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो या हमसे हमारा लेक्चर वीडियो देख करके आप कुछ कंसेप्ट गेन कर रहे हो तो हमारा जो है हमेशा जो प्रयास ये रहेगा मेरा कि बेटा कोई भी कहीं से कुछ भी पूछे आपका आंसर आना चाहिए, राइट। चलिए ठीक है, तो एलोट्रोप्स को मैंने बोल दिया बेटा, आइसोटोप्स को मैंने बोल दिया बेटी। तो कार्बन के पास 3 बेटा है। कितना बेटा? 3 बेटा। आइसोटोप को मैंने, कार्बन के पास कितना बेटी? 3 बेटी। ठीक है बेटा, चलो आगे बात समझ में। चलो, 3 बेटा कौन कौन है बाबू? 3 बेटा का नाम है
एलोट्रोप्स को मैंने बोला बेटा, इसका मतलब कार्बन के कितने एलोट्रोप्स? 3। कौन कौन? डायमंड। कौन कौन बाबू? डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट और फुल एरेंस, ठीक है। 3 बेटी कौन कौन? बेटी मैंने किसको बोला? आइसोटॉप्स को। किसको बोला? आइसोटॉप्स। हिंदी में बात करेंगे बाबू आइसोटॉप्स को समस्थानिक। क्या बात करेंगे? समस्थानिक। आए बात समझ में? चलो, एलोट्रोप्स को हिंदी में बोलेंगे अपरूप। क्या बोलेंगे? अपरूप। अपरूप का मतलब होता अपने जैसा, अपने जैसा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। कितने बेटी बाबू? कार्बन के कितने बेटी? आइसोटोप कितने बाबू? C12, C13, C14, यानी बेटी भी 3, बेटा भी 3। आई बात समझ में? कौन कौन? C12, C13, C14। आई बात समझ में? ये दो जो है बाबू स्टेबल है। क्या है बाबू? स्टेबल मतलब स्थिर है। ये जो C14 जो है बाबू अनस्टेबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोटोप कार्बन के होते हैं 3, जिसमें स्टेबल कितने? 2। कौन कौन? C12 और C13। C14, C12 और C13 का यूजेज जो होता है बाबू, C12 का जनरली यूजेज होता है किसी भी एलिमेंट्स के मास निकालने, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने में। C14 का यूज होता है डेटिंग, किसी मतलब अगर मान लो कोई जीव डेड किया तो उसमें से हम जान रहे हैं कि जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब में कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने? क्या होते हैं बाबू? डेड करने के बाद जब वो मृत्यु को पा जाता है तो उसमें से कार्बन धीरे धीरे घटने लगता है। तो जब उसका चेक किया जाता है तो अब यही चेक डिटेक्ट करेगा C14 कि उसमें कार्बन का अंश कुछ बचा है या नहीं बचा है। तो जब कुछ अंश बचा है तो पता चल जाएगा कि ये कितने साल पहले डेट किया है या कुछ भी किया। ये हम कार्बन डेटिंग आपको निकालना सिखा देंगे जब चैप्टर हमारा इन होने वाला होगा तो अंतिम में, ताकि आपको माइंड में किसी का डेटिंग निकाल सके, ताकि आपके अंदर भी ये ख्वाहिश जग जाए कि हम भी CBI में चले जाएँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात कर लेते बेटा, जो हमें पढ़ना है एलोट्रोप्स। क्या पढ़ना बाबू? एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स शुरू करने से पहले मैं 2 चीज बता दूं। एलोट्रोप्स कार्बन का 3 एलोट्रोप्स, आइसोटोप्स कार्बन का 3 आइसोटोप्स। एलोट्रोप्स फिजिकली डिफरेंट होते हैं। फिजिकली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, भौतिक गुण अलग होता है, केमिकली गुण सेम होता है। ठीक उसी तरह से आइसोटोप्स का भी केमिकली गुण सेम होता है, फिजिकली गुण अलग होता है। मतलब भौतिक कैरेक्टर्स डिफरेंट, फिजिकल कैरेक्टर सेम। बोथ आर फिजिकल कैरेक्टर डिफरेंट एंड केमिकल कैरेक्टर्स आर सेम। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई पूछेगा बताओ कितने आइसोटोप कार्बन के, क्या बताओगे? हाँ, आवाज नहीं है। क्या क्या? 3। हाँ, क्या 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 बोलोगे? C12, C13 और C14। ठीक है बाबू, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एलोट्रोप्स को, जो मुझे पढ़ना है। कार्बन के हैं 3 एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स कोई पूछेगा तो बता दोगे क्या होगा? किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट जिसमें फिजिकल कैरेक्टर क्या हो? डिफरेंट हो, केमिकल कैरेक्टर सेम हो। कार्बन के कितने एलोट्रोप्स बाबू? 3। कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, और तीसरा है फुल एरेंस। बक मिस्टर फुल एरेंस है पूरा नाम, फुलर पे नाम पड़ा। चलिए, डायमंड का एक हम लोग बेसिक जाने डिफिनेशन और टेबुलर फॉर्म में जो है हमारे बुक में दिए हुए हैं, लेकिन जो मेन चीज जो हमारे माइंड में रहना चाहिए, जो एग्जाम पूछती है, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है वो, चलो। डायमंड जनरली स्ट्रक्चर होता है C4, रिप्रेजेंटेशन ग्रेफाइट C3। ठीक है, चलिए, ग्रेफाइट C3, ग्रेफाइट छोटा हो जाओ बेटा, थोड़ा सा छोटा हो जाए। हाँ, चलिए। फुल एरेंस ये होता है जनरली C60 होते तो इसके कई फॉर्म है। C32 भी होता है, C50 भी होता है, C60 भी होता है, C70 भी होता है, C84 भी होता है। लेकिन रिएक्टिव होने के कारण, सक्रिय होने के कारण C60 ही लेते हैं। ठीक है, चलिए। ग्रेफाइट डायमंड के पास स्ट्रक्चर क्या आया? C4। C4 होने के कारण डायमंड के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। डायमंड के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो ये क्या करता है? बैड कंडक्टर है। क्या है बाबू? बैड कंडक्टर। क्यों है बैड कंडक्टर? क्योंकि डायमंड के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसमें C3 है, इसका मतलब 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा,
एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये क्या करता है, गुड कंडक्टर है। क्या बाबू, गुड कंडक्टर। आई बात समझ में। चलिए डायमंड की ही बात कर ले, तो ये डायमंड क्या होता है बाबू, ये हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। ये क्या होता है बाबू, सॉफ्ट होता है। ठीक है, चलिए इसका जो ज्योमेट्री की बात करें, जो जनरली पूछता है शेप, इसकी ज्योमेट्री जो होती है बाबू sp3, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, यानी डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बाबू, sp3 होने के कारण इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल। क्या कहा जाता है बाबू, टेट्राहेड्रल। यानी डायमंड कैसा है बाबू, टेट्राहेड्रल है। ये सॉफ्ट sp3, इसका जो ज्योमेट्री होता है बाबू sp2 होता है। क्या होता है बाबू, sp2। इसके लिए जो इसको बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। आई बात समझ में। चलो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, ट्राइगोनल त्रिकोणीय, समतल प्लेनर है समतल, हिंदी में इसको कहेंगे। यानी टेट्राहेड्रल को क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय। ट्राइगोनल का हिंदी होता है त्रिकोणीय, प्लेनर का हिंदी कहते समतल, यानी एक प्लेन में रहने वाला। आए बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए C60 का कोई ज्योमेट्री नहीं है। आए बात समझ में। ये हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। आए बात समझ में। चलिए बताए, आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट कार्बन का एलेट्रोप्स कौन है, तो सबसे लेटेस्ट नया में कौन है, फुल एरेंस है। कब आया ये, 1980 में। कब आया ये, 1980। जब कैंसर का ट्रीटमेंट होना संभव हो पाया, तो उस समय इस एलिमेंट यानी कार्बन के एलेट्रोप्स का खोज हुआ। आई बात समझ में। चलिए अगर आपसे पूछे कि कार्बन का वो कौन सा एलेट्रोप्स है, कार्बन का वो कौन सा एलेट्रोप्स है जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत का कुचालक है। कुचालक का मतलब बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर कौन है बाबू, डायमंड। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, गुड कंडक्टर आपसे पूछा जाए सुचालक कौन है विद्युत धारा का, तो हमारा है ग्रेफाइट। कौन है बाबू, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये गुड कंडक्टर है। यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद, नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। राइट, चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहां तक हम कहानी समझ लिए थे, sp2 समझ गए। ये हार्ड होता है, ये हार्ड डायमंड का हार्ड होने के कारण इसका जो यूज़ किया जाता है बाबू, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। किसी कटिंग औजार बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट जो है बाबू ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के कारण इसको शोरा बारूद या क्या कहते हैं इसको, मॉडरेटर के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आए बात समझ में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मंदक। क्या कहते हैं बाबू, मंदक। मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होने वाला कौन है बाबू, प्रयोग होने वाला, उपयोग होने वाला जो है हमारे पास ग्रेफाइट मंदक में, मंदक के रूप में इस्तेमाल होने वाला कौन है बाबू, ग्रेफाइट है। आए बात समझ में। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाला कौन है बाबू, डायमंड है। डायमंड क्यों, सबसे हार्ड होता है। और मैं बता दूं आपको कि अभी तक जितने भी एलिमेंट हमारे ज्ञात में हैं, सबसे हार्डेस्ट अगर कोई एलिमेंट्स है तो हमारे पास कौन है, डायमंड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। किसकी बात करेंगे बाबू, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की। ठीक बाबू, चलिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है हमारे पास दो तरह के हैं। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे। हिंदी में बात अगर कर ले, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करेंगे बाबू, हाइड्रोकार्बन की। आए बात समझ में। चलिए इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन से पहले ये पार्ट ऑर्गेनिक का ही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम चाह रहे थे कि आपको बता दें कि क्या होता है। चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि वैसा कंपाउंड जो बने होंगे, वैसा कंपाउंड जो बने होंगे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो वैसे एलिमेंट को हम लोग, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे मान लो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्या खाते हैं बाबू, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये फूड है। अगर आप बात करो प्रोटीन,
क्या है बाबू? प्रोटीन। इसका फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का CH2O। क्या है बाबू? CH2O। प्रोटीन का फॉर्मूला होता है CH2ON। रटना नहीं है, इसको जरूरत पड़ेगा मैं बताते चलूंगा। चलो, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या हुआ? CH2O। प्रोटीन का फॉर्मूला क्या हुआ? CH2N। आई बात समझ में? देखो अब यहां देखने को क्या मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन तो है जैसा मैंने बताया कि वैसा कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से तो बने होंगे, उसके साथ कोई दूसरा भी एलिमेंट्स होगा। तो यहाँ दूसरा दिख गया ऑक्सीजन, तो वैसे को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक। वैसे को क्या कहेंगे बाबू? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड पकड़ने का तरीका समझ, कार्बन हाइड्रोजन दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ कुछ दूसरा भी एलिमेंट्स दिखेगा, उसी को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक। क्या कहेंगे बाबू? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई बात समझ में? वैसा कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट से भी बना रहेगा, उसी को हम लोग कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। राइट। प्रोटीन में भी देख लो तो प्रोटीन भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। आई बात समझ में? भाई आप ही के टेस्ट लेने के लिए मैं एक चीज आपसे पूछ दूं, अगर आपसे कोई पूछे बताओ कि H2O क्या है, H2O क्या है, क्या बताओगे आप? क्या ये ऑर्गेनिक है? हाइड्रोकार्बन अभी नहीं बताया हूं, हाइड्रोकार्बन अभी नहीं बताया। चलो मैं बता दो, इसका आंसर करने से पहले बता दो। देखो, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो प्लस कार्बन, इसका मतलब हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी वैसा कंपाउंड जो ओनली सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के ही बनेगा, उसी को क्या कहेंगे बाबू? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? हाइड्रोकार्बन। आए बात समझ में? हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? चले, तो अब यहां से बता दो मुझे कि H2O क्या है? H2O क्या है? क्या ऑर्गेनिक है? क्या हाइड्रोकार्बन? ऑर्गेनिक के लिए क्या कंडीशन था बाबू? कार्बन और हाइड्रोजन साथ में रहेगा ही रहेगा, उसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता। क्या इसमें कार्बन दिखा? नहीं दिखा। तो क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं, ऑर्गेनिक नहीं है। जी आपने सही आंसर किया। क्या होगा ये? तो जिसमें कार्बन हो हाइड्रोजन नहीं हो, हाइड्रोजन हो कार्बन नहीं हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो बेटा, मैं यहाँ इनऑर्गेनिक को भी चर्चा कर दिया। आई बात समझ में? पकड़ लीजिएगा आप, इनऑर्गेनिक कहते हैं किसको है? कोई दिक्कत? चलो, हाइड्रोकार्बन समझ में आया? हाइड्रोकार्बन किसी वैसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ किससे बना होगा? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आया? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और दिखे तो क्या कहलाएगा वो? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा बाबू? ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है, बाकी सब चीज है, तो हमारा कहाँ चला जाएगा बाबू? इनऑर्गेनिक में चला जाएगा। आए बात समझ में? चले हम लोग बात कर लेते हैं आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। किसकी बात करेंगे बाबू? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट से मिलके बना होगा, यानी वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और कोई और भी होगा, उसी को कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे बाबू? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक के बारे में दो चीजें आई। कौन कौन आए बाबू? सबसे पहले आए बर्जेलियस। ठीक है, कुछ कंसेप्ट दिए थे। क्या कंसेप्ट दिए थे बाबू? बर्जेलियस साहब ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कभी लैब में नहीं बनेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी लैब में नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा बाबू? तो ये बनेगा नहीं, ना बनाया जा सकता है कभी, ये ओनली मिलेगा तो ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, प्लांट्स या एनिमल्स। हमारे सामने कौन कौन लिविंग है? प्लांट्स है या एनिमल्स है। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा, या प्लांट से मिले या एनिमल से मिले। आए बात समझ में? तो इस तरह की सोच, इस तरह की थिंकिंग को इनको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब क्यों बोला गया? क्योंकि बर्जेलियस साहब ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कभी नहीं बनाया जा सकता है, जब भी मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। इसीलिए इनके इस विचार के कारण क्या बोला गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोला गया बाबू? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो टर्म देने वाले कौन है? बर्जेलियस साहब। इसका हिंदी में वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब जैव शक्ति थ्योरी का मतलब होता सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत देने वाले कौन है? बर्जेलियस साहब है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना करके दिखा है वोलर, इसीलिए मैंने यहां 2 कॉलम लिखा। बर्जेलियस साहब के ये स्टूडेंट है। कौन है स्टूडेंट? कौन? वोलर साहब। इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक
कंपाउंड बनाया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना उसका नाम है यूरिया। क्या है बाबू? यूरिया। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनने वाला कौन है बाबू? यूरिया है। किसने बनाया? ओलर ने बनाया। ओलर कौन है? तो बर्जेलियस साहब के साइंटिस्ट है। बर्जेलियस साहब क्या है? यानी बर्जेलियस साहब की एक सोच, क्या सोच कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी बनेगा, जब भी मिलेगा, बनेगा नहीं, जब भी मिलेगा प्लांट्स या एनिमल से ही मिलेगा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा, उसे लैब में नहीं बनाया जा सकता। इस विचार के कारण एक सिद्धांत डेवलप हुआ जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। राइट, चलिए सबसे उसके बाद कौन आए? वोलर साहब। वोलर साहब कौन है? स्टूडेंट है किनके? बेर्जेलियस के। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा क्या? यूरिया है। क्या बनाया गया? यूरिया। कहां बना बाबू? लैब में। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब में जो सिंथेसिस हुआ, ठीक है बाबू, वो है हमारे पास यूरिया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बना सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यानी बर्जेलियस जो हमारे पास वोलर साहब जो हैं, फेडरिक, पूरा नाम क्या है इसका? फेडरिक। सिंथेसिस ऑफ यूरिया। सिंथेसिस ऑफ यूरिया। सिंथेसिस ऑफ यूरिया सबसे पहले क्या लिए? इन्होंने लिया पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनेट लिए। क्या लिए बाबू? नाम लिख दे रहा हूं मैं, पोटेशियम साइनेट। रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बाबू? अमोनियम सल्फेट। रिएक्ट कर रहा है अमोनियम सल्फेट के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बाबू? अमोनियम सल्फेट। देखो जब भी रिएक्शन लिखा जाता है, प्लस वाला पहले लिखा जाता है, माइनस वाला बाद में लिखा जाता है। तो आई होप कि आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में वैलेंसी को जान गए होंगे। पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1। अब बताओ, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो जब भी कंपाउंड बनेगा तो इक्वल चार्ज में बनेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पूरे को कितना होना पड़ेगा बाबू? माइनस। क्या होना होगा? कितना होना होगा? पोटेशियम कितना प्लस के साथ आ रहा बाबू? +1 के साथ। साइनेट में कितना आएगा बाबू? -1। ठीक है बाबू। अमोनियम आपको नहीं पता है, सल्फेट पता होगा क्योंकि आपने कंपाउंड लिखा होगा, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट। राइट, तो कॉपर सल्फेट में आपने कॉपर का लिया होगा +2, सल्फेट का लिया होगा -2। ठीक वही चीज यहां पे है। इसका कितना है बार? SO4 का कितना? -2। तो अब बताओ मुझे, जब इसका -2 हो गया तो ये भी कितना होगा बाबू? ये +2 में आएगा। क्या आएगा बाबू? चलो अब इसका प्लस इसके माइनस से मिलेगा, इसका प्लस इसके माइनस से मिलेगा, ठीक है, और इसका माइनस इसके प्लस से मिलेगा। अब बताओ मुझे, +2 है, किससे मिलेगा? इसके माइनस से। माइनस कौन है बाबू? साइनेट। कितना माइनस है? -1 है। क्या इक्वल है? नहीं है। ये +2 है, ये -1 है। जब भी कंबाइनिंग होगा इक्वलिटी में होगा। हम अगर +2 के साथ आ रहे हैं तो तुम भी -2 के साथ आओ। क्या करना होगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बाबू? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब साइनेट की संख्या हो जाएगी कितना? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेशियम भी 2, साइनेट भी 2। आए बात समझ में? चलो तो अब क्या बनेगा? यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव, पहले लिखेंगे पॉजिटिव। अमोनियम का कितना है संख्या बाबू? 2। तो यहाँ 2 लगा दो। साइनेट आया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। आए बात समझ में? चलो प्लस ये सल्फेट किससे मिलेगा? के से। पोटेशियम। के कौन है बाबू? पोटेशियम है। क्या बनाएगा? K2SO4। क्या बनाएगा बाबू? K2SO4 बना। सबसे पहले क्या बना बाबू? यूरिया। क्या बना बाबू? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब बताओ हमको ये चीज लाने के लिए किसको लेंगे? पोटेशियम सल्फेट को लेंगे या अमोनियम साइनेट को लेंगे? इसका नाम है बाबू अमोनियम साइनेट। इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम है बाबू? पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम है? पोटेशियम सल्फेट। हमको लाना है यूरिया। क्या लाना है बाबू? यूरिया। तो यूरिया लाने के लिए किसको लेंगे बताओ? ये लेंगे। अगर आप होते तो आप भी ये कलाकारी कर लेते उस समय, ठीक है, लेकिन सौभाग्य से नहीं थे। कोई भी होता ये आसान था। क्या था? कुछ नहीं करना, तो इसी को लिया गया। क्योंकि देखे क्या किए, इसको लेकर के आए। किसको लेकर के आए बाबू? अमोनियम साइनेट को। किसको लेकर के आए? अमोनियम। देखो बाबू, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन निकाल दिया जाए बाहर। 2 कॉमन बाहर निकाल दिया जाए। CNO। क्या किए? इसको हीट किए। क्या किए? यानी सबसे पहले वोलर साहब ने क्या लिए? पोटेशियम साइनेट को, उसको रिएक्ट कराया अमोनियम सल्फेट से। क्या बना बाबू? अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। क्या बना? हमको लाना था यूरिया, यानी वोलर साहब को लाना था यूरिया। क्या किए? अमोनियम साइनेट को लिए और हीट किए। ये दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, ठीक है। वो हीट करने के बाद क्या हुआ? NH2CONH2 ये बना। अब देखो मुझे बताओ,
इधर नाइट्रोजन देखो रिएक्टेंट में, ये एरो के लेफ्ट साइड वाले को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, क्या कहते हैं बाबू, और इस एरो के राइट साइड वाले को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, क्या कहते हैं बाबू, प्रोडक्ट कहते हैं। आई बात समझ में। चलो रिएक्टेंट में देखो नाइट्रोजन कितना बाबू, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नहीं, दो, ये जो है बाबू दो कॉमन है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए जो कॉमन है उसकी बातें ना करें हम। चलो यहाँ पे देखो बाबू एक नाइट्रोजन, यहाँ कितना नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन। इधर देखो प्रोडक्ट में एक यहाँ एक यहाँ, यानी नाइट्रोजन कितने बाबू, दो। इसमें नाइट्रोजन कितने बाबू, दो। कार्बन देखो तो बाबू यहाँ है कार्बन और यहाँ है, यानी इधर कार्बन कितना बाबू, एक। यहाँ भी कार्बन कितने बाबू, एक। हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन कितना बाबू, चार। हाइड्रोजन कितना इसमें, इसमें हाइड्रोजन की बात करो, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, यानी हाइड्रोजन भी कितना बाबू, चार है। इससे क्या पता चला कि जो हमारा अमोनियम साइनेट पहली बार में मिला था, ठीक है, यूरिया में भी सेम एलिमेंट्स वही आया, बट वो अरेंजमेंट फॉर्म में नहीं था, हीट करने के बाद वो रीअरेंज हुआ। क्या हुआ, वो रीअरेंज हुआ। तो अगर आपसे पूछेगा क्या जो वुलर साहब ने यूरिया बनाया, हीट करने के बाद कोई नई कंपाउंड बना था, नहीं। क्या हुआ था बाबू, रीअरेंजमेंट हुआ था। अमोनियम साइनेट कन्वर्ट हो गया था किस में बाबू, यूरिया में। किस में कन्वर्ट बाबू, यूरिया में। आए बात समझ में। तो यूरिया कैसे बना, तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। किसकी बात कर ले बाबू, यूरिया कैसे बना ये तो समझ में आ गया। चले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज मैं थोड़ा जो है लेक्चर को बड़ा कर रहा हूँ, क्लास को आज क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा कुछ कंसेप्ट डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक तो हम आपको जो समझ में आया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं किसको है बाबू, तो वैसा कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी से भी बने रहेंगे उसी को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दो तरह के मतलब अरेंजमेंट के बेसिस पे। किसके बेसिस बाबू, अरेंजमेंट के बेसिस पे। हो सकता है कि हम खुले विचार के हैं, ओपन रहना चाहे, या हम हो सकता है सामाजिक है, क्लोज रहना चाहे। जो सामाजिक नहीं होगा वो ओपन रहेगा, जो सामाजिक होगा लोगों से मिल करके रहेगा। नेचर के बेसिस पे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटे, ओपन क्लोज्ड। इसमें जो भी रहेगा, जो भी जुड़ेगा, सब ओपन विचार के ही रहेंगे। याद रखिए, ओपन विचार वालों में ओपन ही रहेगा। अब सपोज करो जैसे कार्बन है, ठीक है, अटैचमेंट है, क्या है बाबू, अटैचमेंट में है, क्या है, अटैचमेंट में है। अब बताओ मुझे, क्या एक दूसरे के यहां बात करेंगे, यहां सब ओपन है, किसी पे किसी का बाउंडेशन नहीं है, ये चाहे यहां से हट जाए, ये चाहे यानी हटते चला जाए, किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं, एक दूसरे से क्लोज नहीं है। लेकिन ठीक इसी स्ट्रक्चर को यहां लेकर के आएंगे हम, क्या लेकर के आएंगे बाबू, चार है, इसी को क्या करेंगे हम, अरेंज इस तरह से करेंगे। अब बताओ मुझे, कार्बन चार ही है, ये क्लोज नहीं कहलाएगा, लेकिन ये एक रिंग फॉर्म कर लिया तो ये क्या कहलाएगा बाबू, सभी आपस में क्लोज हो गए एक दूसरे के। तो वैसा स्ट्रक्चर जो रिंग फॉर्म करेगा उसी को हम लोग कहेंगे क्लोज्ड, वैसा स्ट्रक्चर जो रिंग फॉर्म नहीं करेगा उसी को कहेंगे हम लोग ओपन। आए बात समझ में। चलिए अब क्लोज स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। क्लोज दो तरह से होते हैं, क्लोज दो तरह से होते हैं, ठीक है। क्लोज का मतलब कह लो आप साइक्लिक, जो साइक्लिक फॉर्म करेगा उसी को हम लोग कहेंगे क्लोज्ड, जो साइक्लिक फॉर्म नहीं करेगा उसको हम लेंगे ओपन। ये दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक का मतलब साइकिल तो बनेगा, लेकिन अपने ही जैसे लोगों से मिलके बनेगा। मतलब अगर हम रिंग बनाएंगे तो सिर्फ कार्बन से ही मिलकर के रिंग बनाएंगे, दूसरा एलिमेंट को अटैच नहीं होने देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। होमोसाइक्लिक का मतलब समझ में आ गया, वैसा साइकिल जिसमें सेम सिमिलर तरह के रहेंगे, एक ही तरह के रहेंगे। मतलब कार्बन, हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो यानी कार्बन अटैच होगा अपने ही कार्बन से रिंग के फॉर्म में,
कोई दूसरा उसमें नहीं आएगा, उसी को कहेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक। हेट्रो, हेट्रो मतलब कार्बन क्या कर रहा है कि कोई जो भी आना चाहे आ जाए, हम रहेंगे, कोई और आना चाहे आ जाए। अगर दूसरे एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसी को हम लोग कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। याद रहेगा। चलिए, हेट्रोसाइकिल में कार्बन अपने कार्बन से अटैच तो रहेंगे, इसमें कोई और अनदर एलिमेंट को भी क्या होगा, एंट्री होगा, उसी को कहेंगे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो तरह के, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कहेंगे किसको बाबू, एरोमेटिक उसको कहेंगे कि जिस रिंग में आपने सिंगल बॉन्ड पढ़ लिया, डबल बॉन्ड भी पढ़ लिया, तो अब हम इसको बता देते हैं आपको, ठीक है। हाँ, बता देता हूं मैं आगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक इसको रिंग तो बनाएगा, जैसे कार्बन है, ये 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 कार्बन है, इसको मैं लिंक करता हूं एक दूसरे से, ठीक है बेटा। चलो, और एक इधर इसी को लेते, एरोमेटिक में इसी में लेता हूं, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन। चलिए देखिए, दोनों में आप, दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। क्या है, देखिए, इसमें देखिएगा कि रिंग तो बना हुआ है, रिंग में हर कॉर्नर पे जो अटैचमेंट है, एंडिंग पॉइंट है, हर एंड पॉइंट पे कार्बन है, हर एंड पॉइंट पे, लेकिन सभी जगह सिंगल लाइन दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिएगा, एक सिंगल लाइन के बाद डबल लाइन आया, मतलब एक सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट फॉर्म में सिंगल डबल हो रहा है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख जाए कि हर एक अल्टरनेट पे, मतलब सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं बाबू, एरोमेटिक। मतलब कार्बन कह रहा कि नाच ले बेटा नाच ले, ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, कभी यहां आ रहा, कभी यहां आ रहा, कभी वहां जा रहा, कभी यहां आ रहा, कभी वहां। आई बात समझ। वैसा स्ट्रक्चर जिसमें अल्टरनेट फॉर्म में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखे, उसी को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं बाबू, एरोमेटिक। अब बताओ एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक यानी वैसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन कार्बन अटैच तो होंगे, सिंगल लाइन से होंगे। क्या होंगे बाबू, सिंगल लाइन से होंगे, कोई दूसरा उसमें अटैचमेंट नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बोलो, एलिसाइक्लिक। क्या बोलेंगे बाबू, एलिसाइक्लिक। रिंग तो बनाएंगे कार्बन, सिंगल लाइन, कोई भी डबल नहीं दिखेगा इसमें। आए बात समझ में, उसे हम लोग कहेंगे एलिसाइक्लिक। क्या कहेंगे बाबू, एलिसाइक्लिक। ठीक है, क्या कहेंगे बाबू, एलिसाइक्लिक कहेंगे। आई बात समझ में, नहीं आई। चलो, एरोमेटिक अल्टरनेट फॉर्मेट में रहेगा, एलिसाइक्लिक लेकिन कुछ बुक में आ जाइए, बुक में नहीं है तो आना ही है, आपके अभी लेवल के मुताबिक मैंने बताया। ठीक है बाबू, जैसे बात कर ले हम लोग, ठीक है। आई बात समझ में, एक रिंग फॉर्म बना, ये साइक्लिक हो गया। ठीक है, ये साइक्लिक, ये क्या कहलाएगा बाबू, कैंसिल करो तो, नहीं नहीं पूरा नहीं,